प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था। मोदी विजिट करना चाह रहा था खुद अपने अपने फेथ के नुक्ता निगाह से। उसका कोई मंदिर वहां पे हिलांग मंदिर या कुछ ऐसे नाम है। सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है और इस्टेब्लिशमेंट मिलके बैठे और हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के मामलात में एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करे जो कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता हो। इस समय पाकिस्तान के लिए इंडिया से बात करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फिर ये कि कश्मीर का मसला जो है वो 20 साल तक उसके बारे में भूल जाएं और 20 साल के बाद फिर हम हल करेंगे। कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इशू को साइड कर देंगे। कश्मीर में अगर आटे की रेट की बात करें तो पर केजी ऑलमोस्ट 25 to 30 रुपीस है, जबकि पाकिस्तान में अगर आटे के रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 पर केजी मिल रहा है। So how can you compete and defeat such a giant next to you? अगर उसमें जाएंगे तो आप खर्जे में डूबते मरेंगे। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम सारी दुनिया में भीख मांगेंगे, लेकिन हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है और इसी वजह से आज हम मट्टी चाटने के ऊपर मजबूर हुए हैं। आपको तो ये सोचकर ही दुख होता होगा कि हमें इंडिया से अलग क्यों किया गया, हमें आज़ाद क्यों करवाया गया। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ यही रवैया अपनाना था तो हमें हकूक ही नहीं देने थे, तो हमें अपने साथ जोड़ा क्यों किया। और इस बात पे हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अब यहाँ पे एक बार फिर मिठाइयाँ बट रही हैं और शादियाने बज रहे हैं कि जी हमें जो है एक बार फिर भीख मिल गई है। अब हमें भीख खाने की आदत हो गई तो हम ट्रेड क्यों करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे। एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े, लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। हर मुल्क दुनिया में हैज बेटर रिलेशंस विद इंडिया देन पाकिस्तान। आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, 47 में इतने खुश थे पाकिस्तानी कि इस्लाम के नाम पर एक अलग कंट्री बन गया। और इतनी सिचुएशन उनके लिए मतलब थी कि भाई देखिए अब तो हम जो है ना ये इस्लाम का किला बनेगा, उसके अलावा अरब हमारे भाई है, ये सारे भाई है, ईरान हमारा भाई है। लेकिन कुछ ही समय में रियलिटी सामने आना शुरू हो गई। ईरान उनका पड़ोसी था, लेकिन हम सबको पता है कि उसके बाद हुआ क्या, शिया सुन्नी वाली मैटर हो गई। अरब कंट्रीज़ ने खुल के कह दिया कि भाई हम जो है ना वो सही मायनों में मुसलमान हैं, तुम नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो, और तुम्हारी बात अगर नहीं करें हमारे साथ या फिर हमें कंपेयर नहीं करो तो ये अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा और हमारा कुछ मेल नहीं है। उसके बाद चाइना के साथ रिलेशन उन्होंने सुधारना शुरू किए, तो फिर भी वहाँ पर भी पैसों के अलावा कोई बात नहीं होती है। टर्की से भी कंपेयर करना शुरू किया, लेकिन टर्की ने भी मना कर दिया कि भाई तुम द्वयम कक्षा के नागरिक हो। इसीलिए आखिरकार पाकिस्तानी लोग अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर मान लीजिए भारत के साथ जुड़े रहते तो हमारी प्राइड रहती, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस ना होते। इंडिया में रहने वाले भले ही मुसलमान हो, लेकिन उनको पता है कि वो पहले हिंदू ही थे और इतने 1000 साल पुरानी उनकी सभ्यता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी जैसे ये कहते रहे हैं, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ये दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। और ये किसी अरब मुल्क में ग़ालिबन यूएई में, दुबई में ये अजीत दोवल से मीटिंग्स करते रहे, जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और उस मीटिंग के नतीजे में इन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मोदी विज़िट करे पाकिस्तान। मोदी विज़िट करना चाह रहा था खुद अपने फेथ के नुक्ता निगाह से। उसका कोई मंदिर वहाँ पे हिलांग मंदिर या कुछ ऐसे नाम है जो कि बलूचिस्तान में है, और वहाँ वो जाके बलूचिस्तान में उस मंदिर में 9-10 दिन गुजारना चाहता था, और फिर आके एक आध दिन उसने इस्लामाबाद में गुजारना था। और यहाँ आके उसने इमरान खान के साथ मीटिंग में ऐलान करना था कि पाकिस्तान और भारत आपस में ट्रेड बहाल कर रहे हैं, और ये भी साथ बताना था कि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के मुल्क में टेररिज्म नहीं कराएंगे। और उसके साथ साथ फिर ये कि कश्मीर का मसला जो है वो 20 साल तक उसके बारे में भूल जाएं
और 20 साल के बाद फिर हम हल करेंगे। मैंने इसमें जो पिटफॉल थी, जो कि इस सारी सोच में, इस सारी बातचीत में ख़राबियाँ थीं जो पाकिस्तान के लिए मसला बन सकती थी, उसका मैंने ज़िक्र किया था। लेकिन अब ये चीज़ जो है, ये हामिद मीर जो कि एक बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, उन्होंने ये इस चीज़ की इसके बारे में उन्होंने कंफर्म किया है कि वाकई ये बैकडोर डिप्लोमेसी का किस्सा चला हुआ था। और हामिद मीर की बातों से यूँ पता लगता है कि गालिबन इमरान खान को इसका इल्म था। इसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था। ये खबर बताई जा रही है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 के आसपास नवरात्रे आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर वहां जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर केटर्स टू अ हिंदू वोट बैंक, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, वी वांट गुड रिलेशंस। और इसी खबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इशू को साइड कर देंगे। अगर 20 साल तक ये इशू साइड हुआ तो जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो उस समय जॉब कर रहा होगा, उसको इशू समझ में नहीं आता और ये फिर बैक बर्नर में चला गया होता। अब ये चीज है। उसके बाद इमरान खान के एक खास हैं, हालांकि इमरान खान साहब इसमें अपनी क्या राय रखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान के एक खास हैं। इमरान खान को तो नहीं पसंद आया होगा और नहीं पसंद आया, और उन्होंने इस वजह से ये जो हमें जो मालूमात है, हमें जो पता चला कि उन्होंने इस वजह से इसको डिक्लाइन किया कि उनके तो वोट का सवाल था। उनको ये बताया गया कि भाई ये क्या करने लगे हो, क्रेडिट तो ठीक है उनको जाएगा, जनरल बाजवा ले जाएंगे, और आप जो हैं आपका तो वोट वो हो जाएगा, और आपको फिर ये कहा जाएगा कि ये देखो इसने समझौता कर लिया और वो कर लिया। वो तो खैर बहरहाल पहले ही कर चुका। और मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पे होता है, पहली दफ़ा ही वज़ीर ख़ारजा बना और पहली दफ़ा ही मांगने चल पड़े। और वो जहाँ जाते हैं उनकी एक ही प्राइमरी चीज़ है कि भाई पैसे दो हमें, हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया है। वो इंडिया बैशिंग भी करनी है, पैसे भी मांगने हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। मुझे तो उन पे भी बड़ा तरस आता है कि बच्चा अभी जवान ही हुआ है तो उसको हमने मांगने लगा दिया कि जाओ बेटा लेके आओ। ये दिस इज अरब वर्ल्ड ने तो देख लिया, उनको भी पता है कि कितने पानी में है। वो फौज से उन्होंने ताल्लुक अपने फिट किए हैं, उनको पता है जिनसे हमने काम लेना है, उन्हीं से बात करो। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपके फॉरेन मिनिस्टर को, अगर आप उनको पहुंचा सकते तो पहुंचा। उनको कहें कि एक टूर मारें दुनिया का ऑफ मेजर कंट्रीज, फजूल पैसे ना खर्च करें, ट्रैवल सेकंड क्लास ऑन रेगुलर फ्लाइट्स, commercial, and let the public know that you're flying commercial aircraft and going economy class. What he should do, he should go to all countries and talk about improving economic relations with Pakistan. और दो चीजें बिल्कुल ना करें, पैसे ना मांगे और इंडिया का नाम ना लें। I'll tell you why. हर मुल्क दुनिया में has better relations with India than Pakistan. आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा? राइट? इफ दोज आर द टू थिंग, आके मेरे घर आकर आप मेरे दोस्त को गालियां देंगे, फिर मुझसे पैसे मांगेंगे, आई मीन दैट इज नॉट अ गुड वे। व्हाट ही नीड्स टू डू इज टू गो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, व्हाट टैलेंट पाकिस्तान हैज। आप टेक्सटाइल्स वगैरह में भी बांग्लादेश के कितने पीछे हो गए हैं। सो गो एंड फाइंड वेज ऑफ improving cooperation and trade सब बात करेंगे आप, everybody will talk trade, जिसमें सबका फायदा होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों तरफ से। हमारे यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी सुहेब चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर अटैक किया गया था। पाकिस्तान में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप अंदाजा लगाओ कि यार हर कोई यहाँ पर बंदा निकल के जज बन जाता है। हमें इंडियन एजेंट कहा जा रहा है या इंडिया के नाम पर गद्दार पाकिस्तान का कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है। भारत आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है यार, लोकल लड़ाइयों से लेके और इंटरनेशनल लड़ाइयों तक भारत ने आपका जीना हराम कर रखा है। अब देखिए,
मेन स्ट्रीम मीडिया भी भारत के नाम पर आकर लड़ने आ गई यूट्यूबर से। जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि दहशतगर्द हमारी आर्मी है, दहशतगर्द जो है वो हमारी आईएसआई है। अगर हम गद्दार हैं तो फिर गद्दार तो वो भी है ना जो ऑफिशियल लेवल पे हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं इंडिया चांद पे चला गया, हमारी गलती है, हम नहीं गए। किसी में हिम्मत है कि मियां मिट्टू के इलाके में जाए या उन डाकुओं के इलाके में जाए कि जो उन लड़कियों को उठाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं हिंदू लड़कियों को, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए? मैं जाऊंगा वहां पर। IMF ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब है कि मंजूरी तो दे दी है, पैसा अभी नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और हरकत नाकाम। IMF ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शिकायत मुस्तरद कर दी। भारत ने पाकिस्तान को जारी होने वाली तीसरी किस्त रोकने की कोशिश की थी। मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे हैं। बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर ISI के ऊपर वीडियो बनाओ। बड़े हरामी तो वही हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मतलब कि अगर आप खुल के आवाज़ मतलब खुल के बोलते भी हो और उसमें इंडिया की तारीफ़ करते हो तो फिर आपकी बहुत ही अलग लेवल की कुटाई होगी। अब शोएब चौधरी जो कि एक यूट्यूबर है और अच्छे खासे उसके फॉलोअर हो चुके हैं, इंडिया के आसपास का वो कंटेंट बनाता है और इसमें ज़्यादातर इंडिया की तारीफ़ ही करता है। अब पता नहीं पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर कहे कि पाकिस्तानी पुलिस हो, उसके हत्थे चढ़ गया भाई साहब, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है उस पर चर्चा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पर इंडिया का मामला है। मतलब वो पूछेंगे कि भाई इंडिया की तारीफ़ इतनी क्यों करते हो वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कई बार फिज़ा खान कहती है ना कि भाई पाकिस्तान में तो धर्म मज़हब की जो प्रैक्टिस करना मतलब हर किसी को अपने हिसाब से करने की परवाह नहीं की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ज़रा देखिए यहाँ पर सिचुएशन इतनी विपरीत हो जाती है कई बार कि भाई आपका बोलना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज से 1-2 दिन पहले हमारे यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी सुहेब चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर अटैक किया गया था। माइक उनके आगे करके, कैमरा ऑन करके उनसे बहुत से सवालात पूछे गए थे कि आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के यॉन्ड्रा पर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजेंडा पर काम क्यों करते हो। और यकीनन सुहेब चौधरी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया। उन्होंने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से सामने रखे और डट कर इस चीज़ का मुकाबला किया कि हम हक सच पर बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने वाले यूट्यूबर्स के लिए रास्ते तंग किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, उन पर आकर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि भाई हम अगर इंडियन एजेंट हैं या हमें कहा जाता है हम मुल्क के गद्दार हैं, मुहब्बे वतनी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन अली हमजा जैसे यूट्यूबर को या एज अ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया, वो चांद पे है, तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पे कसूर हमारा। तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या अली हमजा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उनसे भी जाके ये सवाल कर सकते हो, क्या आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो? यहाँ पर एक चीज है कि जब पीएम मोदी आए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ दौर में, तो अली हमजा कहाँ था? भाई जाके पूछते ना क्यों आए हो तुम। आपने सुना नहीं, अली हमजा डिप्रेशन में था उस वक्त। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार बहुत ही काबिल, जिसे कहा जाए ना कि काबिल एक इंसान होता है, सुहेब उससे भी 4-5 गुना आगे का बंदा है। लेकिन जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसने आकर इस कंटेंट की एक जो नींव थी, जिसे बुनियाद कहते हैं, उसे ही चेंज कर दिया। ऐसा ही है। लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में हम भी जाते, सारे जितने भी ये कंटेंट शुरू करते सब जाते, लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने चीजों को देखा ना किस तरह से पेश किया लोगों को। अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था। कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की, और यही सक्सेस की यही वजह है कि जब आपने देखा कि ये अली हमजा जो था, ये पहले रिबाह इमरान के पास गया, उसकी जिंदगी उसने खराब करने के बाद कुछ टाइम के बाद फेम इसको सस्ती शोहरत मिली, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 दिन की।
इसको वो सस्ती शोहरत अपनी जाती हुई नजर आई डे बाय डे। जब इसने कहा कि भाई हाँ अभी कुछ करना चाहिए मुझे, फिर इसने देखा कि भाई हमारे पीछे आया। उससे पहले उन्होंने ट्राई की सना अमजद से भी की, लेकिन उनकी कोई वीडियो अभी तक तो नहीं हमने देखी, शायद आई नहीं। चैनल लियो वालों के पास जब इसका फेम पुराना हो गया तो नया फेम तलाश करने के लिए बेचारा लाहौर रंग पे चला गया। फिर लाहौर रंग वालों को अपना करतब दिखाने के लिए एक नया टारगेट ढूंढा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई रिबाहा इमरान नहीं होता। पहले न्यू पे था, न्यू में इस पे सिर्फ और सिर्फ रिबाहा की जो इसने की वीडियो बनाई थी वो गई थी फेसबुक के अंदर 19 मिलियन पे। अब देखो उसको इतना फेम मिला, वहां से उसको 20 लाख मेरे ख्याल से 20 लाख का चेक भी मिला था उससे। तो कहने का मतलब सारा ये है, हमारे लोगों की ना मेंटालिटी कुछ इस तरह की है कि हम लोग नहीं चाहते कि पीस हो। हमने मेरी जितने भी हमारे मतलब इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करने वाले हैं उनकी कोई वीडियो उठा लें कि हम ट्रेड पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम कहते हैं जो दुबई के रास्ते से हमारे यहाँ सामान आता है वो हमारे बॉर्डर से आए, हमें रिलीफ मिले, पाकिस्तान को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूछो। हम क्या गलत कहते हैं? हम गद्दार हैं। तो सबसे बड़ी बात ये गद्दारी से याद आया, गद्दारी का जो टैग लगाया इसने। अली हमजा कौन होता है किसी को डिफाइन करने वाला विदाउट एनी लीगल थिंग? के आप बताओगे कि कौन जो है किस मार्केट में दहशतगर्द बन के घुसा है और कौन जो इंडिया का एजेंट है? अब अली हमजा जो भी है नाम इनका, इनको एक्सपोज भी किया, कई चीजें नहीं पता है, बलूचिस्तान पर गड़बड़, कश्मीर पर गड़बड़। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज है ना। जब आप स्टेट की लाइन लेके बोलोगे तो आप सही बात नहीं बोलोगे, आप वही तस्वीर दिखाओगे। मतलब आप सोचिए कि मलिया लोधी जो थी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर दिखा दी, बोली कि ये कश्मीरी है। अब अगर उनकी पोल उस वक्त नहीं खुलती तो ये लोग तो वही भाषा बोलते ना कि हाँ वो लड़की तो कश्मीरी है। ये अली हमजा टाइप्स, ये लोग वही भाषा बोलते हैं, हाँ लड़की कश्मीरी है। लेकिन चूंकि यूएन के, आप सोचिए यूएन पर प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग, तो ये लोग तो लोकल लेवल पर पाकिस्तान में रहकर प्रोपेगेंडा किस हद तक करेंगे आप सोच सकते हैं ना इसके बारे में। जब यूएन के लेवल पर इस तरह का प्रोपेगेंडा हो सकता है कश्मीर को लेकर, तो आप सोचिए। और बलूचिस्तान पर भाई तो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, तब भी मानने को तैयार नहीं, वहां से मुंह छुपा के भागने लगता है। तो देखिए कुल जमा मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी बातें सामने नहीं आई हैं इसमें, और मुझे लग रहा है कि ये गिरफ्तारी और मिसिंग पर ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो भाई उसका एफआईआर कटा होगा, पर्ची कटी होगी, वो संबंधित पार्टी को बताया गया होगा भाई आपका बंदा गिरफ्तार किया गया है, तो वो होगा तो वो दिखाना चाहिए। या अगर गायब है, बंदा नहीं मिल रहा है, बिना एफआईआर के, बिना किसी चीज के गायब कर दिया गया है, तो वो बात भी सामने रखनी चाहिए, प्रोटेस्ट करनी चाहिए, सामने शोएब की फैमिली को सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भाई हमारा बंदा गायब है, लड़का गायब है। जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है, उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं अब जावेद अख्तर साहब, और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। दिल दहल जाता है। आपने 1970 वाली बातें की। जावेद साहब ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। अब हमारे को पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए हैं। कंगना कहती है जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है। वो हमारे घर आया, उससे घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया। हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता, लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर कर चले गए। ओह माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक, दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी
उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों जावेद अख्तर जो पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने अच्छी खासी पाकिस्तान की बजाना शुरू की थी और बजा कर आए थे वहाँ पर। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला ही जाता होगा, लेकिन पाकिस्तान में जाकर उनको समझाना, उनको सुनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसको लेकर यहाँ पर कंगना रनावत के रिएक्शंस भी आए थे पिछले दिनों कि भाई घर में घुसकर मारा है, और पाकिस्तानी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जावेद अख्तर ने हमें घर में घुसकर मारा है। अब उनका सिंपली कहना ये था, मतलब कि सिंपली कहना उनका ये था कि भाई ये जो हमारे पर मुंबई अटैक हुआ था वो तो कोई बाहर से लोग तो आए नहीं थे, पाकिस्तान से ही आए थे, मतलब नॉर्वे से, स्वीडन से तो आए नहीं थे। तो फिर आप ये चीज़, और ये लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आखिरकार सिचुएशन ये है कि आप उनको कब एक्सेप्ट करोगे और कब उन पर सज़ा दोगे, जो कि कभी होने वाली है नहीं। जावेद अख्तर साहब ने एकदम परफेक्ट कहा था। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मारूफ शायर जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आते हैं। फैज़ फेस्टिवल अभी ख़त्म हुआ है, बड़ा ख़ूबसूरत एक यूँ कह लें कि फेस्टिवल था वो, और उसमें फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, मैं यूँ कहता हूँ बहुत बड़े शायर नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जावेद अख्तर साहब का। दोनों में फ़र्क है और थोड़ी देर में आपको फ़र्क पता चल जाएगा नाज़रीन। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता, मतलब मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी रखने जा रहा हूँ जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के सामने ये साबित किया कि वो है। आप समझ रहे हैं? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के बारे में या बहनों के बारे में ये बात करूँ, What I'm saying is कि मैं आपके सामने I'm going to introduce you those Pakistanis, that very breed of Pakistanis who let themselves humiliated in front of a foreigner, in front of a foe, of someone who is an adversary. कहने का मकसद है वे कि एक बंदा बाहरों आया, छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साड़ी लितरॉल की थी, ਅਸੀਂ खुले एम बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2-4 ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਟੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲਾਂ ਸੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਸਤੀ ਅਗਲੇ साल दोबारा करावांगे। तो फिर आई, फिर साड़ी बिस्ती करी, फिर असं ਸਾਨੂੰ बड़ा मज़ा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान, फैज़ फेस्टिवल में आते हैं, हमने बड़ी उनको इज़्ज़त दी, बड़ा मान दिया, हमेशा देते हैं। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब फैज़ साहब ने आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। क्लैपिंग, ओ माय गॉड, जावेद साहब, सच पर्ल्स ऑफ विजडम। तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कॉमेंट दिखाऊंगा आपको, मैंने वही बतानी है आपको वो कौन सी ब्रीड है। ओ माय गॉड, जावेद अख्तर साहब, यू नो। अच्छा, वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो नुसरत साहब को या और किसको, बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राहत को और इनको हमने बुलाया, हमने इनके कॉन्सर्ट्स करवाए, आपने तो लता जी का कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। ओ माय गॉड, सच पर्ल्स ऑफ विजडम बाय क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। ओ माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। मैं अदिल हाशमी साहब, माजरत के साथ, आप ही ने पाले हुए हैं सारे। इंतहाई बर्गर तबका बैठा हुआ है, जावेद अख्तर बिस्ती कर रहा है और वो तालियां बजा रहा है। अबे कुछ समझ भी है इनमें से 90% को नहीं पता कि मुंबई में जो 2008 में हुआ क्या था 26/11 को, पता ही नहीं होगा। उससे बोल दिया ये तालियां बजा रहे हैं। ये बर्गर भी नहीं, ये चीज वाला बर्गर है एलोपिनो के साथ, बल्कि एलोपिनो स्पाइसी होता है, तो बिल्कुल फिक्का बर्गर है, मशरूम वाला बर्गर है ये वो वाले बर्गर बिठाए हुए थे इन्होंने सारी। ये BNUNCA वाली क्लास जो होती है, DHA फेज 5 ब्रो,
This is the best phase of their life, bro. This was the best phase of their life, bro, because Javed Akhtar was sitting right in front of them. ये इन लोगों की हालत है और ये तालियां बजा रहे हैं. अब पता है कंगना रनावत ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं आपको. ये देखो, आप देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं और हमारों को. अच्छा, मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं. अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है. जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था और उसकी जो बीट थी ना, उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी. यार क्या लोग हो यार. कंगना क्या बोलती है, सुनो जरा, मैं सुनाता हूं कंगना क्या कहती है. कंगना कहती है, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूं तो लगता है ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है. और आप में समझ आना मतलब मुझे मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है. उन्हें अपनी तरफ उन्हें भी शेर मारे है, खुदाई होती है उनके साथ में. जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है. हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उससे घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया. आपको पता जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी. और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी. लता साहब को हम लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो. आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी. अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया, लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते. आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ, आप कहो कि भाई दो मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो. आप लोग तो जब बोलते हो, पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है. कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे, वरना नहीं होंगे. We are discussing an agreement with India for free trade between the countries and also mutual investment protection in both countries. और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की. ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए. फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है. आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं. देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी. इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स. भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर. दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं. गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है. तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है. सर, इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है. कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर. हुकूमत की तरफ से IMF के नाम पर अवाम को मुसलसल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं. खाने पीने के अलावा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने. पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं. किधर हैं पैसे? एक चीज नहीं है. आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया. भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है गुज़िश्ता साल. ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है. नमस्कार दोस्तों, पूरी की पूरी दुनिया इंडिया के साथ FTA मतलब करना चाहती है. मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहती है, FTA करना चाहती है. और सबको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, उसकी मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, जो नीचे गरीब वाला तबका था वो अपर आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस टाइप में उसको मतलब वो आगे बढ़ रहा है, सैलरी अच्छी हो रही है, तो उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है
वो भी बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया इंडिया के अंदर अपना सामान बेचना चाहती है, और इसी को मद्देनज़र इंडिया जो है वो अपनी कंडीशंस रखता है इन द सेंस कि भाई वो कहता है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर यूके के साथ करते हैं तो इंडिया कहता है कि भाई हमारे इतने लोगों को आपको हर साल वीज़ा देना ही देना पड़ेगा। मतलब इस टाइप की कंडीशंस होती है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को मतलब हज़म नहीं होती, चाहे इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ हो, यूके के साथ हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा को धमकाना हो, ये कभी पाकिस्तानियों से हज़म नहीं होती। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मानता हूँ। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, इस वक्त जो मैं 1000 इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे। लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो गया है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने आप, मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपेरिजन, 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक हैं। कोई आएगा यहाँ? कौन आएगा सर? लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं, करना नहीं चाहते भाई, कारोबार है, आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं, जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं। बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक हैं, 262 अटैक हैं, हमें पैसे दो, 262 अटैक है, मजलूम है, हम पैसे लंदन जा रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, यही तो गुजारिश है आपके साथ। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव, ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। वी नीड टू फाइंड अ niche in the products which India can replace. He told reporters on the sideline of the event, in civilian projects we need as wide cooperation as was before the sanctions. अच्छा, ये key item on the agenda of Manturov-Jaishankar meeting is to explore means to increase Indian exports to Russia. अभी तो देखिए इंडिया अरबों डॉलर का वर्थ हम रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हम रशिया से तेल ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम रशिया को ना एक्सपोर्ट करें। रशिया हमसे क्या ले सकता है भारत से? क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन को, वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन, लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, इट कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो भारत में बनती हैं ना, मैन्युफैक्चर, मतलब अंत नहीं है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो
हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। यू नो, ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को अब वो डॉलर की वो अहमियत नहीं रह रही। 18 मुल्क हैं जो भारत के रुपए को यू नो they have said that we will accept Indian currency here. They trade in Indian currency. वहां पे आप जाके इंडियन करेंसी से, वो सिंगर नहीं है मीका का तो आया था वीडियो, बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हफ्ते भर पहले मीका ने बोला था कि मोदी जी आई सैल्यूट यू, और यहाँ पे मैं खड़ा हूं दोहा कतर के एयरपोर्ट में और यहाँ पे इंडियन रुपीज से खरीद रहा हूं, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग जो भारत में चल रहा है दोस्तों। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निक्की हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है बात सुनते हुए। आजादी कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंध प्रोटेस्ट में जो चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। रशिया का जो डेलीगेशन है आया, उन्होंने बातचीत की है, तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जितनी एनर्जी परचेजेस है ये फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में करेगा। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान बना तो एक जो बताया गया लोगों को कि एक ऐसी जगह आप लोग जा रहे हैं जहाँ पे आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे, जहाँ पे आपके सब मसलों का हल निकल जाएगा। लेकिन वो हमने 71 में जो हमने बांग्लादेश की जो अलैदगी हुई, वो हमने देखा कि जो नैरेटिव बनाया गया था तो कौमी नजरिए का, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब वो फ्रेंडली कंट्रीज कौन है? लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो या तो चाइना है, चाइनीज करेंसी में करेंगे हम, या फिर हम रियाल में सऊदी करेंसी में करेंगे। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्यों बात करना चाहते हैं? हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से कोई भी फायदा, जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे
तो आपकी चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आएंगी। आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। आज हर अखबार में दुनिया के लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में श्रीलंका रिपीट होने लगा है। दोस्तों, कल बना था बांग्लादेश, मतलब 1971 में, आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु देश मतलब की बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान का जो एक प्रांत है, एक स्टेट है सिंध करके, जहाँ पर उनका सबसे बड़ा सिटी जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, कराची, उसकी बात हो रही है। अब देखिए दोस्तों, सिंध में कई सारी मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो सारी मूवमेंट्स ऐसी है एकदम शांति वाली, इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी उसको इतना कुचलने की ट्राई नहीं करती है। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन वायलेंट सिचुएशन भी होती रहती है और वो चाहते हैं कि जो सिंध करके जो स्टेट है एक अलग कंट्री बन जाए, और हो भी मतलब सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को मेन जो उनका स्टेट है वो है पंजाब। हर जगह से रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, उसमें से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और वो डालेंगे कहाँ पर, लाहौर में, डालेंगे कहाँ पर, पंजाब में। तो और भी कई सारे स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर हो गया, ये सारे स्टेट वैसे ही अनसेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि भाई हमारे साथ द्वयम दर्जे के जो नागरिक होते हैं उस टाइप का बिहेव हो रहा है। और जिस टाइप के कराची की जो इम्पोर्टेंस है, हालांकि अब तो कराची की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले तो कराची और मुंबई को तो कंपेयर किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग अनसेटिस्फाइड है, ऊपर से बेरोजगारी, महंगाई उस बड़े लेवल पर है, और जब आपके लोगों के पास पैसा नहीं आता है तब जो लोग हैं वो इस टाइप के कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। प्रोटेस्ट में जो चल रहा है और कहा यह जा रहा है, मतलब जो इंडियन मीडिया कवर कर रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे, और क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रियलिटी है और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और क्या मामलात हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो हमारे व्यूअर्स को जरा गाइड कीजिएगा। जब सिंध की बात आती है, जब हम सिंध की बात करें, आप यू वुड नॉट बिलीव दैट, जब सिंध की बात होती है मुझे याद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक टाइम की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, जो मुझे लगता है कि दैट आज से आई थिंक इतने हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन सिंध में जो थी, जो पूरी दुनिया की एक अजीम सिविलाइजेशन थी। मुझे लगता है कि जो उस दौर में जो वहां पे जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक जो इकोनॉमी उनकी थी, जिस तरह से वो चलाते थे अपने स्टेट को, सिविलाइजेशन को, मुझे लगता है कि आज की जो पाकिस्तान है, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। जो उस दौर की जो 1000 सालों पहले जो सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पे आई थी, वो उसके सामने भी कोई एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यह है कि दैट आपने जैसे उन्होंने बोला कि दैट जो सिंध में जो वहां की जो एक लीडर थे, उनकी जो बरसी बनाई जा रही थी, फिर से वहां पे आके तशद्दुद का मुजाहिरा किया, वहां पे गोली बरसाई उन लोगों पे। मैं ये समझता हूँ कि, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जब तक नॉट ओनली पाकिस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि जहां पे जब आप डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेटिक सेटअप करते हो, और वहां पे आपका हर जो आपकी जो 4 स्टेट्स है, प्रोविंसेस है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पे लीडर आप चुनते हो, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। और जो जिसे कहते हैं ऑपरेशन, जो जिस तरह से पाकिस्तान, न कि सिंध की बात करता हूँ, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, या कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सबसे बड़ी एग्जांपल रिसेंटली की जो पाकिस्तान में जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे, वहां पे किस तरह से इमरान खान का तख्ता पलट किया गया, किस तरह से आज आज के जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब, वो आज बता रहे कि जो हमने जंगें लड़ी है हिंदुस्तान के साथ, वो हमारी बेवकूफी थी, कि हमने अपने जो इकोनॉमी थी, हमारी जो ट्रेड, जो बाकी चीजें थी, वो हम कहां से कहां पहुंच सकते थे अगर हमने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रखे होते, तो आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होता उस चीज से। तो मैं वो, जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तानी जो आइडिया, जैसे उस्तामा भाई ने बोला कि दीन इस्लाम की इस्लामिक स्टेट के नाम पे पाकिस्तान बना था, वो 1971 में आपका वो पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा आपने स्टार्ट किया था, जिस चीज से आपने वो स्टार्ट किया था, आपने बांग्लादेश के लोगों को मार दिया, उनको अलग, वो आपसे अलग हो गए। फिर आप देखो आज की बात देखो, आज आपके सिंध के लोग, जहां पे 4 चीजें आपने, आपका एजुकेशन सेक्टर देखो वहां पे, आपका हेल्थ सेक्टर देखो वहां पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो वहां पे, आपका इकोनॉमी जो कंडीशन वहां पे, बाकी सिंध में बल्कि पाकिस्तान में देखो आपने, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि दैट कोई भी मुल्क, कोई भी जहां पे भी लोग रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस वहां पे जो बेसिक आपकी सहूलियात उनको फराहम नहीं आप कर पाते हो, तो वो किस
तरह आपके साथ रहेंगे, वो किस तरह आपको अप्रिशिएट करेंगे और किस तरह आपके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के जो सिंध में जो हालात है, ये बल्कि सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह का जो अभी उन्होंने और एक स्टेटमेंट आया था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, कि कब तक हम यूरोप जाए, कब तक हम यूएस जाए, कब तक हम मिडिल ईस्ट जाए हाथ फैलाते हुए कि हमारी जो हालत थी, हमारे भीख मांग, मतलब उन्होंने यही टर्म्स का इस्तेमाल कि कब तक हम भीख मांगने जाए इन मुल्कों के पास। तो उनका यही था कि जब तक हम हिंदुस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए, जिस तरह से हम नेबर का रिश्ता निभाए। इंडिया जो है वो रुपी पेमेंट पे वो खरीद रहा है तेल रशिया से। पाकिस्तान को ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो रुपी पेमेंट पे ले। पाकिस्तान युआन पेमेंट पे ले सकता है, डॉलर पेमेंट पे ले सकता है, लेकिन अपनी करेंसी की पेमेंट पे नहीं ले सकता। ऐसी अभी खबर आई है। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान का रुपया बहुत जल्दी पाकिस्तान में फेल हो जाएगा। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। तो रशिया को युआन नहीं चाहिए। जब चाइना गया था, सऊदी अरब भी गया था, उसने कहा था युआन में डीलिंग करना, उसने नहीं सॉरी रशियंस ने मना नहीं किया चाइनीज को, बट सऊदीज ने मना किया फॉर युआन ट्रेडिंग। तो मेरा जो आकलन है, और अगर रशियन तेल पाकिस्तान ने ले भी लिया, रिफाइनिंग की कैपेसिटी का पाकिस्तान के पास, रिफाइनिंग की कैपेसिटी केवल उसको इंडिया के पास है, और इंडिया में फिर वो जामनगर आएगा, अंबानी जी उसको रिफाइन करेंगे और अपना प्रॉफिट लगा के आगे देंगे। वैसे भी जो यूरोप में करीब 10% तेल जा रहा है, रशियन तेल जा रहा है, इंडिया से रिफाइन होके जा रहा है। वो ऐसा नहीं रशिया यूरोप रशियन तेल नहीं रहा, रशियन तेल भी ले रहा है। जो हमारी जामनगर में अंबानी जी की रिफाइनरी है, अब तो भाई साहब वो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5% क्रूड रिफाइन करती है। और आपको एक और चीज बताऊं, अब हम अपनी जो हमारे राजेश एक्सपोर्ट्स है, इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, आपको नाम छोटा सा लगेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट ये गोल्ड मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। वो अब इंडिया में गोल्ड रिफाइनिंग की रिफाइनरी भी लगा रहे हैं। अभी उनकी रिफाइनरी स्विट्जरलैंड में, अपनी रिफाइनरी गोल्ड ओर को रिफाइन करने की। अब भारत में गोल्ड रिफाइनरी भी लग रही है भाई साहब। काफी चीजें हो रही है रोहित भाई, काफी चीजें हो रही है। और वहाँ आज आटे का भाव क्या पाकिस्तान में, आपको तो ज्यादा पता रहती है, 200 रुपए 300 रुपए। और मैंने सुनने में ये भी आया है कि दालें 5 किलो 1000 रुपए महंगी होने वाली है। अच्छा, मतलब 200 रुपए कीमत, जो भी कीमत है उस पर 200 रुपए दाल के बढ़ने वाले। वैसे आटे की कीमत क्या राहुल भाई, 200-300 रुपए हो गई क्या? ना उतनी है, मतलब कुछ ऊपर नीचे, और 200 से 300 के बीच में चल रहा है। हाँ, पर गजवा हिंद का पूरा सपना है। हाँ। गजवा हिंद का पूरा सपना है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे हैं गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। हमारे पास फौज बेचने के अलावा और 1-2 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है बहुत बड़ी है, इस वजह से हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। जब भारत ने ये हिम्मत की कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करे, दैट इज फैंटास्टिक। भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं, कम पे टांग रही थी, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मैं डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूँ। Yeah, we are safe with India. We, in fact, I pray जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई बहनों को हमारे जैसे सेफ करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल।
और वो इजे बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था, उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। he went from the public schools. We are safe. In fact, मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना है कि भाई हमारा जो डीएनए है वो ख़राब हो गया है। अब दरअसल ऐसी कोई बात होती नहीं है कि आपका डीएनए बदल गया है या फिर ख़राब हो गया है फिर अच्छा हो गया है। लेकिन जो है पाकिस्तान आज तक आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहा है। वो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि भाई हमारे जो रूट्स है वो हिंदुस्तानी रूट्स है। 1947 से लेकर ही उनकी हिस्ट्री शुरू होती है। लेकिन अगर वो यहाँ पर चीज़ें एक्सेप्ट कर ले तो उनकी हिस्ट्री 4000, 5000, 10,000 सालों पहले की हो सकती है। लेकिन अब वो होता है ना कि भाई अगर हम खुद को हिंदुस्तानी या फिर कह के इंडियन रूट्स का मानेंगे तो हमें हिंदुओं के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फिर ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम जो है ना वो पहले हिंदू ही थे, फिर तलवार के ज़ोर पर हमें कन्वर्ट किया गया, और फिर जब कई सारी रियलिटी है ना वो बाहर आएगी और जो हिंदू के प्रति जो हेट्रेट है ना वो बंद होने लगेगा। सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो कम होने लगेगा, क्योंकि लोग प्रश्न पूछना शुरू करेंगे कि अगर हमारे रूट्स इंडियन ही है, अगर हम पहले हिंदू ही थे, तो फिर आज हम इतना हेट क्यों करते हैं इंडिया को और खास करके हिंदुओं को। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 75 इयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या I don't समझती think हैं? कश्मीर एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अच्छा मुंतहा, अब मुझे ये बताएं कि आप मतलब लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 2 ऑप्शंस दी जाती हैं, जी। आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पार्ट है कश्मीर का, एक जो पार्ट है वो इंडिया में। दरअसल लड़ाई ये मतलब इसी की है कि आधा है, दो साइड पे डिवाइड किया गया है। तो मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी, और दूसरी बात, आप खुद कंपेयर करें जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है, कहाँ बेहतरी हो रही है? इकोनॉमी देखें, पिछले 2 सालों से, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि पिछले 2 सालों से काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले बहुत 2 ज्यादा। सालों से नहीं, पिछले 2 सालों से हम लोग 2 सुन रहे हैं। सालों से देखिए, हमारे यहाँ 2019 से। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सबसे देखिए, बेस्ट हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज हमारे मुगल एम्परर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इट्स नॉट ओनली पिछले 2 सालों से, ठीक है? ये 75 ईयर से भी आगे से हो रहा था। अब वो कंपेयर कीजिए और आप अपना जो आपने मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है वो कंपेयर कीजिए। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना। मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूंगी वो लोग बेचारे आजाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाए। पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? काफी जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए, और क्या इसका लाइक पाकिस्तानी कश्मीरी देखिए, देखने को सोशल मीडिया पे ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे कैसे घसीट के लोगों को मार रहे हैं, वहां हो क्या रहा है वो हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर वो अपने राइट्स के लिए अभी लड़ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? मुंतहा देखें, सोशल मीडिया फिर वही बात आ जाती है सोशल मीडिया की। अब मैंने आपको पहले इस बात से एग्री किया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहे हैं, चीज़ों के मतलब आटे के लिए यहाँ पे बहरान है, और काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज के अलावा लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, और मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल हुआ है। लेकिन इस चीज़ को साइड पर रख कर
फिर भी अगर देखा जाए तो आप नहीं, एज अ कंट्री इस चीज को साइड पे कैसे रखे जब आपके लोग सेटिस्फाई नहीं है, आप दूसरे मुल्क के पीछे क्यों पड़े? एज अ सिटीजन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल बी इन पाकिस्तान, आई विल क्राई फॉर माई राइट्स। तो इस चीज को एक कंट्री नजरअंदाज करके दूसरे मुल्क के पीछे कैसे पड़ सकती है? दिस अ क्वेश्चन। और वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। हमारे पास तो फुल राइट्स है, वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। he went from the public schools। वहां माँ क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी माँ के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो हया ही नहीं है, कोई लेगेसी ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है, वहां लेके क्या जाएंगे हम। और डोगर साहब 70 करोड़ ताड़ का जवाब देना, वो कहता 70 करोड़ के घर में रह रहा बंदा, पोजीशन उसकी क्या एसएसपी है। डोगर साहब ने तो सीएसएस किया होगा ना कभी। डोगर साहब कौन से नवाब पटियाले के जुआई हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर रेडी। पेट्रोल खां सब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। चलो चीमा साहब, फिर सुआए आपके कुछ जजों के ऐसी सोनिया ने, बाकी कुछ होंगे जो नीचे से भी आए होंगे। मेरा ख्याल हो पटी अपना इस वक्त वो कई जो है नकवी साहब, मेरा ख्याल इज नॉट ऐसी सोनिया, लेकिन कई ऐसे हैं। लेकिन चले कोई नहीं, लेकिन जो ऐसी सोनिया ने है तो पाकिस्तानी ना, लेकिन किसी को है पाकिस्तान का कोई ख्याल? किसी को? मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, आज इटली के पास जो किश्ती गिरी है जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डूबे, सारे मंडी पौधे ने गुजरात के, उनका सोयो मोटो एक्शन कौन लेगा? सही कह रहे हैं। इस वक्त 55,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, 2 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस ही नजर आते हैं? क्या बात है? सुबह अदालत खुलती, हाई कोर्ट की खुलती थी, शाम तक बैठ के वहां जिस तरह किराने की दुकान खोल के बैठे जज इमरान खान का इंतजार करते थे सारा दिन बैठ। ये सिस्टम, कोई मॉरल्स ही कोई नहीं, कोई शर्मो हया ही नहीं। उस बंदे को शर्म नहीं है जिसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, कि इंसाफ ये चीज है। आज कह रहा, कहता वो जज साहब को कह रहा है, वो कहता जी उठ के तुसी भी उस बैंकिंग कोर्ट से आ जाना, कहता मैं फलाने चौक च खलोता होते आके मिल जाओ, अदालत इत्थे मेरे को चुक के ले आओ, और ही इज हेड ऑफ अ तरीके इंसाफ। चीमा साहब, ये दुख इस बात का होता है कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुनिया नजर आती है। वहां पे जो 22 करोड़ है उनकी मत मारी जा चुकी, सुन करके रख दिया उन्होंने इनको। यहां नजर आता है कि बांग्लादेश आपसे, उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी। इस वक्त आपके अफगानी भी आपसे आगे निकले जा रहे हैं। उन्होंने भी जितनी आर्मी बेसिस थी वहां ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं वो। और ਤੁਹਾਡਾ मुंडा सोना ਤੁਹਾਨੂੰ कहना जिहाद करो, जिहाद। हालांकि ਤੁਹਾਡੇ डीएनए च जिहाद नहीं। फिर से एक बार मौका है, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, फ्री में यहाँ सब कुछ मिलेगा। लिटरली आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 करोड़ डोनेट किए गए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, लेकिन ये भारत के ख़जाने से नहीं, अपनी पर्सनल जेब से जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब, भारत के वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह आजकल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं, और उन्होंने अपने एक बयान में वहाँ कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जल्द ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल अरफाना जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और जैसे आपने पीओके की बात की जिसको मज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर हमें मज़ीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे, और उन्होंने ये अपनी गवर्नमेंट को ये साफ अल्फाजों में कह दिया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों।
आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए, खालिस्तानियों के खिलाफ। भारत के साथ ताल्लुकात अगर आप अच्छे रखेंगे तो बहुत आपको इकोनॉमिकली फायदा होगा। मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे? कश्मीर को पाकिस्तान बनाने से पहले ये तो कि अपने मुल्क में जो फलस्तीन और कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान में ना इंडिया का झंडा लहराएंगे। तो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान अब तो हो गया, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया है, अब तो उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो अब तो उन्हें पता चल गया है, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100, 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी कश्मीरी लड़की जो इंडिया के पास कश्मीर है उसकी लड़की, कोई युवक या फिर युवती को कश्मीर के बारे में इतना अच्छा बोलते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना। मतलब अगर आप 2-3 साल पहले का देखो तो पहले कोई इतना अच्छा नहीं बोलता था, लेकिन अब छोटी छोटी राय जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और उनके साथ एक इंडियन लड़की बैठी है, इंडियन कश्मीरी लड़की बैठी है, और वो कह रही है कि भाई आप यहाँ पर मतलब कि इंडिया में शामिल हो जाओ, आपको सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें मुफ्त में मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। कोरोना के टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। और अलग अलग जो स्कीम्स है वो तो अलग है, जैसे कोई पेंशन वाली स्कीम हो गई, जैसे विधवा पेंशन हो गया, त्यक्ता पेंशन हो गया, कोई और पेंशन हो गया, ये सारी बातें तो अलग है। उसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, और उसके अलावा अगर आप देखो तो अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको जो लोन्स और सब कुछ, मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के लोगों को अभी रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि अच्छा है कि हम इंडियन कश्मीर में ही बसते हैं। अरफाना जी, अब बात करेंगे लाल चौक की, जिसमें बहुत दफा पाकिस्तान के झंडे को फहराया जाता था, अब वहां पर जो है तिरंगे को फहराया जा रहा है। तो पाकिस्तान के झंडे से तिरंगे तक का सफर कश्मीरियों के लिए कैसा रहा? पहले क्या सोचते थे और आज उनकी सोच कहां तक है? और वो लोग जो कि पाकिस्तान के झंडे लेके रोडों पे निकले थे, लोगों को तरह तरह के मैसेज करते थे कि आज यहाँ पर आना है, आज आपको वहां पर आना है, अब वो लोग किधर गए हैं? इनडायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट हुर्रियत, है ना? हुर्रियत की बात कर रहे हो यहाँ पे। सो या हुर्रियत थी, पाकिस्तान के झंडे थे, हुर्रियत खत्म हो गई, पाकिस्तान के झंडे भी खत्म हो गए। हुर्रियत एक ऐसी चीज थी, लाइक हुर्रियत अपना कैलेंडर निकालेगी, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट ने जो कैलेंडर निकाला है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम हुर्रियत की बातों पे फोकस करेंगे। इमोशनली ब्लैकमेलिंग अगर कोई कर सकता है तो वो हुर्रियत वाले कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया भी। आप मुझे बोलो क्या कर लिया उन लोगों ने, लाइक लिटरली हो क्या गया? आम लोग मरे, रोड पे आए, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाल चौक पे जहां पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था वहां पर फायरिंग होती थी, मरता कौन था? आम कश्मीरी मरते थे। तो वो सफर हमारे लिए बहुत खौफनाक था, क्योंकि हमने अपने भाई खोए हैं, हमने अपने बेटे खोए हैं, हमारी कश्मीर की माओ ने बेटे खोए हैं, बहनों ने भाई खोए हैं। तो वो सफर हमारे लिए बहुत खतरनाक और कठिन रहा। लेकिन जो सफर आ गया तिरंगे का, तिरंगे में ये सीन है कि आप लाल चौक के पास जाओ, आप तिरंगा लहराओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी, अभी आप पाकिस्तान में है, तो अगर मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। क्यों? मतलब आप मेरे को करने देंगे? मैं झंडा लहरा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ओके, एंड अगर आप ही के लोग वहां पर झंडा लहराएंगे तो? कहां पर? पाकिस्तान में ना, इंडिया का झंडा लहराएंगे। तो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान अब तो हो गया, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया है, अब तो उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो अब तो उन्हें पता चल गया है, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। आप एक देश के झंडे तभी लहराते हैं जब आपको उनसे उम्मीदें हो।
जब हमारे पास हुर्रियत थी तो हमारे कश्मीरियों को पाकिस्तान से उम्मीदें थी, लेकिन जब पाकिस्तान की रियलिटी सामने निकल के आ रही है तो हम क्या ही उम्मीदें लगा सकते हैं उनसे। भाई तुम अपने देश को नहीं संभाल रहे, तुम हमारे देश की क्या बात करोगे? तुम पहले वहां पर तो संभालो, तुम पहले देखो कि लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद तुम आके कश्मीर को हमारा हमारा चिल्लाओ, उसके बाद तुम जाके कश्मीर की बात किसी पे करो। तो मैं कहूंगी कि अगर आपके पाकिस्तान में आज हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं तो हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट या हमारा देश ऐसा है जिसको इतनी अहमियत दी जा रही है। तो या इट्स नॉर्मल, एक बेवकूफ भी इस चीज को समझ जाएगा। और मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये पूरी आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको हम उनकी एग्जाम्पल क्यों देने पे आ रहे हैं। हमारे पास अपने रहनुमा नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारे अंदर वो कलेजा नहीं है। हमारे यहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ लोग छोड़ के मर गए हैं, दफन हो गए हैं, किसी को उनके स्विस बैंकों का पता ही नहीं है, पर हमें उनकी एग्जांपल्स देनी पड़ रही हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे भी गुर्बत की रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की इनिशिएट नहीं देखने को आया। हमारे यहाँ मोस्टली लोग, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कोई इतनी पॉजिटिव राय नहीं रखते, लेकिन अगर देखा जाए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? बेहतरीन जी, जो भी मुसलमानों के लिए हक में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर होती, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतने पैसे डोनेट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे तो आम आवाम से पैसे लेके जो है वो अपने मतलब लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर करने पे। देखिए जी, सबसे पहले तो ये मुल्क ही इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लामी फलाही रियासत बनाने का हर एक ने नारा लगाया है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया है, फलाही रियासत बनाने का नारा लगाया, लेकिन वो फलाही रियासत के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पर इम्प्लीमेंट होते आज तक 70 साल में नज़र नहीं आए। और यही हमारी बदकिस्मती है कि शायद हमें इस्लाम के नाम पर उजागर हमें जो सिर्फ मज़हब कार्ड खेला जाता है इधर, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वो 0% है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। आप माशाल्लाह लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपका मतलब काफ़ी मुताला भी होगा चीज़ों के अंदर। मुझे ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है भारत जो है वो कितना आगे निकल गया हमसे? जी देखें जी, भारत की बात की जाए तो उनकी GDP चेक कर लें, इंग्लैंड के करीब है उनकी GDP, और उनका कंपैरिजन हो रहा है आज। अगर भारत की आबादी 1.5-2 अरब की आबादी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन मैटर, ये कहता आबादी मैटर नहीं करती है। चाइना की आबादी देख लें, क्या उधर पॉवर्टी नहीं है? पॉवर्टी थी, उन्होंने 30 साल में अपने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल फेंका। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है या आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ कि ये फलाही रियासत अगर है तो इसके असूल इसके इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर कर रहे हैं? जी बेहतरीन, मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं। जो उनका टेन्योर चल रहा है, पहले टेन्योर उनका रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं। उनका जिनकी हर जो उनकी एक स्टेट है, उनका हर एक पूरा बजट है और वो पूरा आवाम पे लग भी रहा है कि जितनी पॉपुलेशन उसके लिहाज से उन्होंने बजट बनाए हुए हैं। तो हमारी स्टेट में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने काफ़ी पढ़े आर्टिकल्स, तो ये बेहतरीन कर रहा है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों के हक़ में जो हो रहा है, जो जुल्म सितम भी हो रहा है, उसको भी उनको काउंटर करना पड़े, हमें काउंटर करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो बना रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया, भारत कहाँ चला गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं, हमें वो जाके यूके और अमेरिका से ट्रेड करनी पड़ती है, और हमें ना ईरान, इधर ईरान है, इधर भारत है, हम दोनों से ट्रेड हमारी बंद है। तो ये कैसा जुल्म और नाइंसाफ़ी। कौन लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि हमारी ट्रेड, और आपको लगता है कि अगर ट्रेड होगी तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? देखें जी, बेहतरीन ट्रेड, हर चीज़ हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये हमारा जो ज़री मुल्क है, 5वां 6वां 7वां जो भी ज़री मुल्क है, और हमें तो जो गंदम है वो यूक्रेन से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, वो भी किसी खाते की नहीं है। दो घटिया से घटिया उसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, टेस्ट कर हुए हैं, बेकार क्वालिटी की गंदम है। हम वो ज़री मुल्क होते हुए भी वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे। हमारे जो आर्मी चीफ है सऊदी अरेबिया जा रहे हैं,
और इस वक्त हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट ये कर रहा है कोई $3 अरब लेकर वहां से आएंगे। ये जो पॉलिसी है ना, ये जो बैगिंग बाउल लेके निकलना दुनिया में, दिस इज नॉट वर्किंग। क्योंकि देखो, दिल के तो हम चोर हैं। अभी एक सर्वे हुआ, उसमें पता लगा 60% लोगों को अगर बैरून मुल्क का वीजा मिल जाए या बाहर जाने का मौका मिल जाए, भाग जाएंगे। नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिजनेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को। ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने, कुछ भी नहीं है यार। कुछ तो तुम लोग शर्म कर लो यार, कितने बड़े यार आप चीटर और झूठे लोग हो यार, कुछ शर्म करो यार। इतना भी कोई झूठ बोलता है यार, इतना भी कोई झूठ बोलता है? आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। मुल्क को दिवालिया बनाने के पीछे आप लोग जिम्मेदार हो। कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात खराब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे इंडिया है, या कोई भी नेबर है हमारा, उसके साथ रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं ये समझ सकते ये बात को? हम क्यों आज भी फखर से ये कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे? मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते। जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चलेगी, आप लड़ भी नहीं सकते। ये आप लोग जिम्मेदार है, झूठो, फ्रॉडियो, चीटरो। कभी कहते हो हम 5 दरियाओं का मुल्क है, कभी कहते हो हमारे पास बिजली है, कभी बोलते हो हमारे पास गैस है। और हम समझते हैं कि इसी को बुनियाद बनाकर क्यों ना दोनों मुल्कों के बीच आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए, गेट खोल दिया जाए और एक दूसरे की तरफ आने जाने दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ न्यूज़ आती रहती है कि भाई इंडिया में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना ये हुआ, इतना बाहर से इन्वेस्टमेंट आया, दिल्ली से मुंबई की रोड बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उसके पीछे इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, ये कंपनी आ रही है, टेस्ला आ रही है, एप्पल आ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में न्यूज़ क्या आती है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का आर्मी चीफ या फिर पाकिस्तान कोई और बंदा जो बड़े लेवल पर है, वो जाता है सऊदी, यूएई, चाइना, कतर, और वहाँ से वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस होना शुरू हो जाता है कि वो आएंगे तो कितने पैसे लेकर आएंगे। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि 3 बिलियन। अब ज़रा सोचिए कि 3 बिलियन से पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है, मतलब अप ही हो जाता है। मतलब उधार के पैसे या फिर भीख के पैसे, भीख के पैसे मतलब वापस नहीं करने हैं, या फिर उधार के पैसे जो किस्तों में वापस करने हैं। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया के अंदर सिचुएशन अगर ऐसी होती तो मोदी गवर्नमेंट की क्या हालत करती हमारी मीडिया और अपोजिशन। मतलब आप एक कंपेयर करो कि कितनी विपरीत सिचुएशन हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1 बिलियन, 500 मिलियन इतने लेने के लिए मतलब पैरों में गिर रहे हैं पाकिस्तानी, और इंडिया श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ को, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ को, अफगानिस्तान जैसे, इवन म्यांमार जैसे कंट्री को ऐसे ही पैसे दे देता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियां ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाई गंगा में खुद सपुर्दे आब कर सकेंगे। इसके बारे में ये भी समझा जाता है हिंदू मजहब में कि इन अस्थियों को हरिद्वार में दरियाई गंगा में सपुर्दे आब कर दिया जाए तो उनकी जो रूहें होती हैं वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगी, जन्नत में पहुंच जाएंगी, और उन्हें जो है वो बार बार जन्म लेने के चक्कर से भी निजात मिल जाएगी। कुछ इस तरह का भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हम बहुत ही आगे निकल जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब इनके ऊपर तो फिर अलग पता नहीं कितने घंटों के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है।
इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ की जा रही है और उस तारीफ का मकसद ये है या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखे ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मजहब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीक़ाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी है, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में उतना बिज़नेस नहीं है जो पाकिस्तान में है। इसके अंदर हमारे पास जो स्किल्ड बेस्ड जो लोग हैं ना, जो वर्कर है हमारे पास, मेन चीज़ अभी मैं आपको सिंपल बताऊँ, शायद आपको आइडिया नहीं, मैं गिलगित में गया, वहाँ पे एक पत्थर है, एक पत्थर का एक ब्लॉक टाइप जो पत्थर होता है, एक दिन में बंदा बनाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, उससे पूरा घर बनता है गिलगित में वो। हाँ, तो आपको गिलगित में पता है वो एक ब्लॉक बनता है, वो जो पत्थर होता है जिसका घरों में लगाते हैं, वो रानिया उनजा के होटल में भी लगा। कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, नो डाउट मेहनती लोग हैं, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है? मेहनती लोग नहीं है यहाँ पे, जो काम जो है ना पोटेंशियल ऑफ मतलब जो इनकम का अर्निंग वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें अर्निंग है तभी लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे इतना काम है कि आपकी सोच है, आप सुबह निकले शाम को आए घर में, हर बंदा 2-3 हज़ार आराम से कमा सकता है, वो आराम से। हमारे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो हमारे मुल्क के रिजर्व देके हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्यों डाउन है? फिर कुछ भी हमारा डाउन नहीं है, मुल्क का सब कुछ ओके है। दिवालिया होने के चांस में मेरे ख्याल से आप न्यूज़ नहीं सुनते। नहीं, न्यूज़ नहीं है, ये सब न्यूज़ वाले भी झूठ बोल रहे हैं और दिवालिया जो कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। सर अगर हम देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान में जो है आप देखें रिजर्व कितने रह गए हैं, तो फिर वो रिजर्व क्या कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आपको ये जैसे आप मीडिया से कह रहे हो ना, जो बात मैंने करनी है वही सबको जानी है, ये सब झूठ कह रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इस मुल्क में बहुत कुछ है। रिपोर्ट्स भी झूठ कह रही है। हाँ, वो सब इंटरनेशनल बेस्ड रिपोर्ट्स है, वो भी झूठ, फ्रॉड। सच क्या है? सच ये है कि जो ये इतना देखें, पूरी दुनिया में जो हमारे मतलब 5 अरब की आबादी है और पाकिस्तान में तकरीबन 25-30 करोड़ की आबादी है। लोग सुबह रोज़ निकलते हैं अपने काम पे और रोज़ वापस आते हैं, उनको अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा है। यहाँ पे हर कोई एक बंदा जो है वो रो रहा है। इवन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतने कम हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो 2 मंथ की सैलरी नहीं दे रही अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉकेट। मैंने अगर अपनी पॉकेट भरनी है ना तो रिजर्व कम है, वो मेरे पर्सनल मेरा इशू है कि मेरी पॉकेट नहीं भर रही, उसके लिए रिजर्व कम है। वैसे बहुत रिजर्व है। रिजर्व है तो क्यों नहीं नजर आ रहे, कहाँ जा रहे हैं फिर? वो मसला असल में वो अपनी पर्सनल उसकी पॉकेट जो भरनी है ना जिस बंदे ने। हम पागल हैं, हम पाकिस्तानी क्या पागल हैं जो एक्शन नहीं ले रहे? अगर रिजर्व होते तो हम लोग खड़े ना हो जाते। मीडिया वार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है, ना तो रिजर्व कम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, सब कुछ होके जा रहा है।
सर अगर हम अपने पोर्ट्स की बात करें ना, इस टाइम जो है शिप्स रुकी हुई हैं। मैं खुद कराची पोर्ट पे रहा हूँ, मैं तकरीबन 10 साल पोर्ट पे मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद किया है। वो पोर्ट क्यों रुके हैं? वो इन लोगों ने खुद से एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, अदरवाइज कोई मसला जान के रुकी हुई है। वो सब कोई फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है। तमिलनाडु के अंदर त्रिचुरपल्ली एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। तमिलनाडु is becoming a prime brand ambassador for Make in India. इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कॉस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, सेपरेट पेट्रोलियम एंड He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। 80% अवाम नेगेटिव है। फिर साथ उन्होंने कहा कि मोबाइल तो देहातों में भी पहुंच चुका है, अब तो गांव देहात के लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में टिकटॉक बनाई जा रही है हमारी अवाम। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो तमिलनाडु के अंदर जो एक एयरपोर्ट बना उसको लेकर है कि भी तकरीबन 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ और एक मतलब वर्ल्ड क्लास यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया। लेकिन बात दरअसल देखने वाली ये नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि इतना सारा पैसा जो है वो इंडिया अर्न कर रहा है और ये सारा पैसा हम अलग अलग स्कीम के जरिए लोगों की सेवा, जनता की सेवा में ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात एक और है कि अगर हम इस पर फोकस करें तो ये मोदी गवर्नमेंट की एक और चीज़ यहाँ पर है कि इंडिया का जो कल्चर था उस पर जो प्राउड करना एक इंडियन भूल गया था, खास करके एक हिंदू, तो उसको प्राउड फील करवाया जा रहा है। उसको मतलब सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सारे स्टार्टअप्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो ही रही है, लेकिन अपने रूट्स को भूल जाना एक बहुत ही अजीब बात होती है। आज अगर जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं तो वहाँ पर इंडियंस खुद को मतलब वो सिटीजन तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के है, लेकिन वो इंडियन झंडा लेकर आ जाते हैं और ख़ुद को मतलब वो फील करवाते हैं, अपने बच्चों को भी फील करवाते हैं कि देखिए हमारे रूट्स, हम भले अभी यहाँ पर हैं लेकिन हमारे रूट्स जो है ना वो इंडियन रूट्स हैं। और मैंने तो मतलब पिछले दिनों मीडिया की कई सारी रिपोर्ट्स भी देखी, उसमें कहा जा रहा है कि कई सारे अब बाहर रहने वाले इवन सिटीजनशिप जिन्होंने ले ली है वो भी सोच रहे हैं कि अगर हमें इंडिया वापस जाना है तो हमारा कैलकुलेशंस क्या रहेगा, मतलब वो वापस आना भी सोच रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर दें। तो अच्छा किया ना उन्होंने, मुल्क डेवलप किया, वो डिजर्व भी करते हैं ये तरक्की, ईमानदारी है उस जगह पे। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा ईमानदार, ऑब्वियस सी बात है, बेशक हिंदू है लेकिन ईमानदार है। आप देखें ना, आप अपने मुल्क की रेशियो देखें, मुझे बताएं कौन ईमानदार है इस मुल्क में। जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो करप्शन करता है आपके मुल्क में। एक चपड़ासी से लेके एक ऊपर के लेवल तक पूरा अमला मुलविस होता है। आप जिस महकमे में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के जिस भी महकमे में चले जाएं, क्या ऐसे कोई तरक्की कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, तरक्की करने के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा ईमानदार होना ज़रूरी है। और जब ईमानदारी नहीं होती है तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता, जब उसके लोग मुखलिस नहीं होते। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। और हमारे मुल्क उधर मुल्क के जो लोग हैं वो इधर से जाके और कम से कम ब्रांडेड ढूंढते हैं। वो कम से कम इंडियन इतने तो मुखलिस है कि हमारा पैसा अपने मुल्क में वापस जाए। तो क्या यहाँ पर मीडिया बताती है कि वहाँ पर तो कर्फ्यू है, कर्फ्यू होता तो क्या लाल चौक के अंदर इतना ज़्यादा कर्फ्यू उन साइट्स पे कर्फ्यू है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्लैशेस है, अदरवाइज वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन, और मैं तो बात है ये 99 या 98 नहीं है भाई, ये 2000 है।
2000 है, ये 24 चल रहा है, ठीक है, तरक्की कर चुका है इतना। आप एक बात निकालें, आपको 100 बातें उसकी निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे सब कुछ। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपके पास बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रही हैं आप, आपके पास फैक्ट्स बहुत क्लियर है। तो बात करने का पर्पस है कि बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर नॉलेज है, वो यहाँ पर तो जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर और ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले डेवलप तो करो यार, पहले अपने मुल्क को तो देखो। सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क में जीने वालों को जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों के पास वो तो हैं, उनके पास अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कश्मीर बहुत ज़्यादा, ठीक है, टूरिस्ट क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने डेवलप कर रहे हैं वो इंडियन। अगर इंडिया के हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई गैर मुस्लिम है तो मेरे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खे बनेगा पाकिस्तान। वो कैसे बनेगा जब तक उधर आप लोग उन कश्मीरियों को राइट ही नहीं देने को तैयार है। आज तक ये क्यों नहीं कौमी सतह पे हल हो सका मसला? किसी ने फोरम पे आवाज़ उठाई है? कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ नारे मार के और 2 दिन, एक 5 फरवरी का दिन मुकर्रर किया हुआ है और उसके अलावा इस मुल्क में कोई भी आवाज़ नहीं है। तो कैसे देखती हैं आप कि हमारी कौम का, हमारे पॉलिटिशियंस को ठीक करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने में, इंडिया की बराबरी में खड़े होने में कौन सी ऐसी चीज़ें दरकार है? इंडिया से 1100 साल पीछे हैं। पहले कहा जाता था 100 साल पीछे हैं। वो लोग अपनी सुई भी बनाते हैं ना तो यूरोप में जाके एक्सपोर्ट करते हैं उसको। मेरी बात सुने, हमारे पास IT में कितना आगे जाइए। एहसन इकबाल जो है हमारा, जब वजीर खारजा था तो इसने क्या किया था? मेरी बात सुने, इसने उसको टाइम नहीं दिया था बिल गेट्स को कि आप IT के इधर आके मैं वो लगाएं, प्रोग्रामिंग करवाएं, इधर लोगों को सिखाएं। वो क्यों भी आगे हैं भाई, वो आगे हैं, हम लोग नहीं इस चीज़ का मुकाबला कर सकते। ये आप कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा जी मैम, फुल एंड फाइनल बात करूंगा आपसे, आखिरी आपको इजाज़त दूंगा। कैसे बेहतर किया जा सकता है? हमने नेगेटिव चीज़ों पे तो बात तो कर ली, कौन आगे कौन पीछे नहीं है, ये रियलिटीज हैं भाई, ये नेगेटिव। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। ये जो रियलिटीज जो हमने बात की, जो पॉइंट्स पे जिनमें हमने बात की, अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है तो हमारा मुल्क ही है, ये खराब किया है। देखिए ना, आप सही कर सकते हैं ना मैं सही कर सकती हूँ, लेकिन हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ठीक है। जब तक हमारी पॉलिसीज़ में ईमानदारी नहीं आएगी ना, जो कानून बने जाते हैं उनमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये हम रोते ही रहेंगे कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। एक दूसरे को माइक पकड़ा के या एक दूसरे से इंटरव्यू करके नहीं ठीक होगा। अपना अपना हिस्सा डालते जाएं और जो है ना, कम से कम इनकी पॉलिसीज़ पे बात करें, जो इन्होंने ख़राब पॉलिसीज़ बना के मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपने इंडिया की बात की, पिछले वर्ल्ड कप हुआ है कुछ 1-2 माह पहले वहाँ पर। आज से 20 साल पहले मैंने इंडिया देखा था। बचपन में कह सकते हैं आप, टीवी में देखा था। 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुनने में आया है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। क्यों? वो भी उनकी कम हो गई है सर, हो गई है मेरी बहन, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्यों इसलिए जमहूरियत वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम नहाद जमहूरियत है। तो जो नाम नहाद जमहूरियत वो काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, हम लोग अपने मुल्क के लिए नहीं करते। क्या क्या तरक्की आपने पर्सनली विजिट किया है वहाँ का? नहीं, मैंने टीवी में देखा जी, और पता चलता है, नज़र आता है जी। क्या तरक्की है वहाँ? देखें, वो जहाँ जहाँ मैच होते थे वहाँ पूरे शहर को वो दिखाते थे इंटरवल में, वो देखने के काबिल थे। आप उनके स्टेडियम की तरफ ही देख लें। आपने इंडिया की बात की है ना, वो बहुत कुछ आप IT में देखें वो कहाँ पे हैं। हम लोग बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन हमें जो हुक्मरान है ना, वो नहीं अच्छे मिल सके। हम खुद भी अच्छे नहीं हैं। मैं सबसे पहली बात तो अपने आप की कर रहा हूँ कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। एयरपोर्ट पिछले दिनों उम्रा करके मैं आया हूँ वापस, कुछ ना पूछें, बस क्या बताऊँ। हम खुद अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के घर से वापस आके भी ना, हम जब एयरपोर्ट पे सामान लेने के लिए खड़े होते हैं ना, तो कुछ ना पूछें आप। कुछ ना पूछें मतलब ऐसा क्या है? मार धाड़, पकड़ धकड़, जैसे पता नहीं किस चीज़ की इनको जल्दी है, जो सामान ने पैर लगा के भाग जाना है। एयरपोर्ट्स डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं, पहले से भी गए गुजरे हो गए। आप PIA का हाल देख लें, आप PIA का हाल देख लें, तो अफसोस है। और अल्लाह ताला भी उन कौमों को हालत को सुधारता है जो खुद सुधरने के काबिल हो। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने रिस्पेक्ट की बात की है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मुस्लिम, एक मुस्लिम मुल्क में रह रहा हूँ। मुस्लिम बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का, वो बहुत आगे हैं हमसे। वो एक कौम के लिए सोचते हैं, एक मुल्क के लिए सोच रहे हैं, वो एक नेशन है। हम तो एक
हम एक कौम ही नहीं बन सके। न्यूज़ के मुताबिक इंडिया में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई गई है, जिसकी आज इनोवेशन की गई उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। ये बात हम पूरी पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज को बार बार समझा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर रशिया यूक्रेन जंग की तर्ज पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत करने। और सुनने में आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा। कश्मीर का जो राजा था कोई मुझे माई का लाल ये डोगरा था या जो भी था, कोई मुझे माई का लाल ये हिस्ट्री में जवाब दे कि उन्होंने उसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था। उसने जब किया ही नहीं तो क्यों मसला बनाते हैं? इनका मसला बनाने का हक नहीं बनता। जो कश्मीरी वाम है ना, अब वो कह रही है कि हम इंडिया के साथ ही खुश हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक ही हम चलना चाहेंगे। वो अब हमारी तरह हम अब वो विलिंग नहीं है पाकिस्तान में दोबारा से ना मतलब अटैच होने के लिए। वहाँ की अवाम का दिल ही उन्होंने इतना जीत लिया है। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में और हमें तो पता ही नहीं चला। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ। भारत की जंगी तैयारियां जो पिछले 1.5-2 साल से वो कर रहा है, सियाचिन से लेकर बहरे अरब तक एक बहुत बड़ा महाज, तकरीबन 2-2.5 हजार किलोमीटर का महाज ये हमारे खिलाफ अब खोलने जा रहे हैं। हिना रब्बानी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर है और वहीं पर कल उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें माफी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादतियां हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर की थी। पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, औरतों की बेहुरमती कर रही है, बंगालियों को कत्ल कर रही है, बंगालियों को हिजरत करके भारत जाना पड़ गया और पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती फिर रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर वाली जो फैक्ट्री बन रही है उसमें हर सालाना 1000 हेलीकॉप्टर बन सकते हैं। ये चीज़ें होती रही है, मतलब आगे आने वाले दिनों में भी बड़ी बड़ी न्यूज़ आती रहेगी कि ये सारे प्लांट्स जो है वो इंडिया के अंदर लग रहे हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर वाले हो या फिर कहे कि जो हमारा लड़ाकू विमान है उसको लेकर हो, हेलीकॉप्टर को लेकर हो। लेकिन यहाँ पर एक और बात डिस्कस हो रही है सियाचिन की, कि सियाचिन मतलब हिलाली चिल्ला कर यहाँ पर बता रहा है कि भाई सियाचिन पर कुछ लोग चले गए, मतलब यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात हो रही है कि चले गए और फिर वो नीचे ही नहीं आए। अरे भाई वो नीचे आने के लिए थोड़ी ऊपर गए थे, हम कब्जा करने के लिए गए थे। और बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि भाई क्या उन्होंने फिर खाली किया उसको। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो सियाचिन पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था तो इसी को लेकर यहाँ पर मुशर्रफ ने जो कारगिल वॉर की थी वो इसीलिए की थी कि इसके बाद सियाचिन वाला रास्ता बंद हो जाएगा और फिर इंडिया को सियाचिन खाली करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि वो कारगिल में कुछ कर नहीं पाए और सियाचिन पर हम आज तक बैठे हैं। यहाँ पर जैद हामिद और हिलाली जैसे लोग आज भी इस गम को भूले नहीं है, आज इस जख्म को भूले नहीं है और ये जख्म खुरदता ही रहता है। मतलब कोई ना कोई है जो उस पर नमक छिड़क कर चला जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इजराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देयर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं लेकिन वो हमें
करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो जारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके जारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये जारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और सुनने में आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। साथ ही हमारे इंडिया है और उसकी आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, और 1947 में एक ही कंडीशन एक जैसी थी। आज की खबर ये है कि उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो उसे लॉन्च। देखिए मैं उस बात की तरफ अभी आपको लेके आता हूँ, अगर आप मुझे इससे थोड़ा सा मौका दें। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे जो फूड क्राइसिस है और जो एक लूमिंग फूड क्राइसिस है, अभी कल की खबर है कि यूएस काउंसिल ने यूनाइटेड स्टेट्स की काउंसिल जनरल ने, या आई एम फॉरगेटिंग प्रोबेबली पोर्टफोलियो क्या था, उसने हमारे एक एम्बेसडर या कह लें हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव से एक मुलाकात की, जिसमें उनका मौजूद बहस ये था कि हमारा एक लूमिंग फूड क्राइसिस अराउंड द कॉर्नर है। एट द सेम टाइम इंडिया एंटर्ड इनटू अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स, कल परसों की बात है पिछले हफ्ते की, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू कर्ब चाइना, और चाइना की एक जो लूमिंग और ओवर एक एक्सटेंशन उसकी बढ़ रही है, इन्वॉल्वमेंट की, इंटरवेंशंस की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो। तो आप कंपैरिजन करें तो हमारे अभी मसाइल ये है कि हमारी भूख ख़त्म नहीं हो रही, और हमारा मसला ये है कि एक लूमिंग फूड क्राइसिस है अराउंड द कॉर्नर। एट द सेम टाइम इंडिया का मामला मुख्तलिफ है, और इसमें हकीकत ये है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस मुल्क में पैदा नहीं कर सकते चीज़ें, मसला है मैनेजमेंट का, मसला है कि हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, और मैनेजमेंट डीप रूटेड है हमारे डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से। और हकीकत बात यही है, देखिए मैं चूँकि आई एम ए लॉयर, और हम कोशिश करनी चाहिए सबको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने की, तो हकीकत ये है कि इस मुल्क में जितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस मिलिट्री की इंटरवेंशंस रही हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स में, और जो एक ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट का जो लफ्ज़ है जिसमें हम अदलिया भी शामिल है, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन नहीं है, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कभी भी एक मैनेजमेंट करने की सकत पैदा नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल मामलात को चलने नहीं दिया गया। और जब देखिए अगर आप आज एक दुकान बना लें और उसको चलने ना दें, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके मैनेजर को ये पता होगा कि हाउ कैन ही मैनेज इट? तो सर ये सवालिया निशानी है कि 75 साल में मैनेज ही नहीं कर पा रहे, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, पूरी दुनिया के ठेकेदार हम बनते हैं, मजहब के ठेकेदार हम बनते हैं, अपना क्या फ़लस्तीन में, बर्मा में, कहीं पे कुछ हो जाए हम कहते हैं कि पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ये है वो है। दूसरी साइड पे जब किसी एजुकेटेड बंदे से आपसे लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं इंडिया के साथ कंपेरिजन ही नहीं बनता। नो डाउट कंपेरिजन नहीं बनता, लेकिन ये शर्म वाली बात भी है हमारे। देखिए बात इसमें कोई शक नहीं है कि शर्म वाली बात तो है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक आप इसको तस्लीम नहीं वाला साहब, जब तक आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे यू कैन, देखिए बड़ा सिंपल से कॉमन सेंस की बात है, जब तक आपको प्रॉब्लम की पता ना होगा और आप प्रॉब्लम की तशखीस नहीं करेंगे, आप उसका हल कैसे निकालेंगे?